हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नवाल। हम कर रहे हैं 1000 प्लस प्रीवियस ईयर फिल इन द ब्लैंक्स और इसकी आज ये थर्ड क्लास है। जितने भी आज तक के एसएससी, एचएसएससी, केवीएसडी, ट्रिपल एसबी या आरपीएससी में जितने भी इंग्लिश सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं, मैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। तो जुड़े रहिए और क्विक रिवीजन आपसे आपका इससे हो जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को भी पुख्ता कर सकते हैं इस सीरीज के जरिए। एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो प्रेजेंट सर का, और एक शेयर कर दो मेरे भाई सभी ग्रुप्स में जिसमें आप जुड़े हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 42nd क्वेश्चन है, क्या बोलता है? इफ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई। अब ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आप कर चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें बी की फॉर्म भरनी है। यहाँ पे हमें क्या भरनी है? फॉर्म ऑफ बी भरनी है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? इफ क्या बताता है? बेसिकली ये आप सब्जेक्टिव बोर्ड को बता रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव बोर्ड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पास्ट इंडेफिनेट की वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। वहां पे मैंने ये अच्छे से कंसेप्ट बता रखा है। तो इफ के बाद हमेशा इमेजिनेशन की बात होगी, और इमेजिनेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोई भी टेंस ठहरा वहां पे हम वर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं। अगर आपने सेकंड क्लास ली है तो उसके क्वेश्चंस किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। मैंने पूरा कंसेप्ट वहां पे सिखाया है। द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस। वहां पे मैंने आपको सिखाया था, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? द से, और उसके बाद क्या लगा हो? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री किसकी? आपकी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। तो जो बाद में क्लोज आएगा उसकी भी शुरुआत द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से ही होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ग्रेटर आया है तो हाई की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? हायर। तो हायर का ही यूज होगा, लेकिन उससे पहले आर्टिकल द का यूज 100% नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो हायर, सिर्फ हायर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? द हायर का। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? थ्री। Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of dash Robert Browning, the couple eloped to Italy where they lived and wrote। अब यहाँ पे जो है इस सेंटेंस की बात करें कि एलिजाबेथ के फादर हैं, उन्होंने अप्रूव नहीं किया है। ऑफ क्या? क्या यहाँ पे देखो ऑफ है। ऑफ के बाद क्या आना है? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद आना है हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा किसका यूज किया जाता है? या तो नाउन का या प्रोनाउन का। और अगर मैं किसी वर्ब को किसी नाउन की तरह यूज करते हैं तो या तो वो इन्फिनेटिव की तरह यूज होगा या हमारा जेरेंड की तरह। अब जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जेरेंड कहलाता है, और वो हमेशा सेंटेंस में हमारे एक नाउन की तरह यूज किया जाता है। तो सीधी सी बात है, मैरिंग का यूज होगा। यहाँ पे मैरिंग किस किस ऑप्शन में है? टू मैरी का यूज नहीं होगा। यहाँ भी शी टू मैरी का यूज नहीं होगा। तो मैरिंग का यूज होगा, जेरेंड का यूज होगा। इन्फिनेटिव का यूज भी हम नाउन की तरह करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों नहीं हुआ है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अब ये देखो, मैरिंग जो है यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, और हर इससे पहले लगा है, ये यहाँ पे किसकी तरह लगा है? पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह लगा है। इन्फिनेटिव से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन से। तो हर मैरिंग अप्रूव्ड ऑफ हर मैरिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हर मैरिंग आ जाएगा विद कंसेप्ट। मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लें। Canada does not require that US citizens obtain passports to enter the country, and अब कनाडा जो है ना नहीं चाहता कि यूएस सिटीजन्स है ना पासपोर्ट लेके आए, क्या करने के लिए? एंटर करने के लिए कंट्री में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको समझाया है, आइदर और नाइदर। सेकंड क्लास में भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अगर यहाँ पे कनाडा से पहले नोर का यूज करके हम डज नॉट हटा देते। कैसे? अगर मैं यहाँ पे नोर का यूज करके नोर कनाडा रिक्वायर्स दैट यूएस सिटीजन्स ऑब्टेन पासपोर्ट, और फिर हम एंड का यूज करके दूसरे सेंटेंस में हम यूज करते, तो हम नाइदर का यूज कर सकते थे, क्योंकि नाइदर हमेशा पेयर बनाता है नोर के साथ। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है
तो दूसरे क्लोज में हमेशा हम किसका यूज करेंगे, आइदर का। और अगर हमारा नॉट दे रखा है, अगर हमारा क्या दे रखा है, नॉट दे रखा है, तो दूसरे क्लोज में भी सेम ही सिचुएशन को, पैरेलल सिचुएशन को दिखाने के लिए हम नॉट प्लस आइदर का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि यहां पे मैं नाइदर मैक्सिको डज करूंगा या मैक्सिको डजंट आइदर करूंगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी मना कर रहा है और एंड से जोड़ दिया कंजंक्शन से, तो पहले एंड से पहले भी नेगेटिव है तो एंड के बाद भी नेगेटिव ही सेंटेंस रहना है, यानी कि नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो सिर्फ कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे मैं नाइदर का यूज करूंगा या आइदर का यूज करूंगा। स्ट्रक्चर वाइज भी देखें तब भी थर्ड ऑप्शन गलत है। और अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे डज नॉट दे रखा है, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो दूसरे में भी नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ हम किसका यूज करेंगे, आइदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिको डजंट आइदर। ठीक है, कि भाई कनाडा भी नहीं चाहता है और मैक्सिको भी नहीं चाहता है, दोनों दोनों हैंड्स पे या बोथ साइड सेम सिचुएशन दिखाने के लिए हम आइदर का यूज करते हैं, और दोनों साइड पे सेम सिचुएशन नहीं दिखाने के लिए हम नाइदर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमने एक पार्ट में नॉट का यूज किया है तो दूसरे पार्ट में हम नॉट प्लस आइदर का यूज कर सकते हैं। ये डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आता है, कल वाले शिफ्ट में भी पेपर में ये क्वेश्चन था और आज वाले में भी। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, अ पर्सन हु डैश ऑन हिज ओन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। अब जो पर्सन है ना, खुद के एफर्ट पे डिपेंड करता है ना, तो डिपेंड करने के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है, वो होती है रिलाई ऑन। अब रिलाई ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड। ठीक है, क्या होता है, डिपेंड्स। तो यहाँ पे बाकी सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन ही डाइड रामानुजन डैश बिहाइंड 3 नोटबुक्स। अब देखो, अ, दो कंसेप्ट होते हैं, दो चीजें होती हैं। अ, अगर आपको टाइमलाइन के बारे में पता है, फॉर एग्जाम्पल पहले ये काम हुआ और उसके बाद में ये काम हुआ, लेकिन ये दोनों काम कब हुए, पास्ट में हुए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्शन था और ये हमारा सेकंड एक्शन था। जैसे कि इस कंसेप्ट की बात करें, रामानुजन जो है वो 3 नोटबुक्स छोड़ के गए हैं। ठीक है, छोड़ना, 3 नोटबुक्स को छोड़ना ये फर्स्ट एक्शन है, पहले ही हो चुका था ये। उसके बाद उनकी डेथ हुई है, ये सेकंड एक्शन है, यानी कि ये पहले हुआ ये बाद में हुआ। तो जो फर्स्ट एक्शन होता है उसमें हम हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि इस पास्ट एक्शन से भी पहले कोई पास्ट एक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। और ये हमारा यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की। याद रखना, इसका डायरेक्टली ट्रिक बता देता हूं। अगर व्हेन बिफोर आ जाए, व्हेन बिफोर आ जाए, तो इनके तुरंत बाद अगर सेकंड फॉर्म लगी है तो दूसरे पार्ट में क्या लगेगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। ये कॉन्सेप्ट हमने टेंस में बहुत बार पढ़ा है। अगर हमारा आफ्टर आ जाए या एज सुन एज आ जाए, ठीक है, तो इसके तुरंत बाद कभी इसका बिफोर और व्हेन का उल्टा हो जाता है, तो इसके तुरंत बाद हमेशा क्या लगता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और अलग दूसरे पार्ट में क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि एक एक्शन पहले हुआ था, एक उसके बाद हुआ था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, हेड लेफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअली हम पढ़ते चलेंगे। फॉर ऑल हिज, फॉर ऑल का मतलब होता है, ये एक इडियम है। फॉर ऑल का मतलब होता है डिस्पाइट। ठीक है, तब ये आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। डिस्पाइट यानी कि के बावजूद। फॉर ऑल हिज डैश ही इज अ डैश। तो यहाँ पे फॉर ऑल हिज वेल्थ बिल्कुल ठीक हो सकता है, हेल्थ, ट्रिक्स, स्टूबिडिटी नहीं। बाकी सभी जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल भी इसमें सूट नहीं कर रहे हैं। तो डिस्पाइट ऑल हिज वेल्थ, इतनी दौलत होने के बाद बावजूद ही इज अ माइजर, वो एक क्या है, माइजर है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है वो अप्रोप्रिएट नहीं लगेंगे आपको भी, जैसे ही आप ऑप्शंस पढ़ेंगे।
इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड टू लव। अब यहाँ पे एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जब हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप बताना होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बताना होता है, ठीक है, क्या बताना होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे, हर आदमी का एक दूसरे आदमी के साथ एक रिलेशन है, ठीक है, एक वो काम कर रहे हैं या भाई एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई भी चीज है या व्यवहार है या बिहेवियर है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप हम जब बताते हैं तो यहाँ पे दो प्रोनाउंस का यूज होता है, एक तो ईच अदर और एक वन अनदर। ईच अदर का यूज सिर्फ और सिर्फ अगर दो व्यक्तियों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है तो ही हम ईच अदर का यूज करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स तो कितने भी सारे हो सकते हैं क्लास के अंदर, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते। तो दूसरा बचा क्या? वन अनदर। जब दो से ज्यादा लोग होंगे, मोर देन टू, और उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप बताना है तो हम किसका यूज करेंगे? वन अनदर का। ये मुझे जल्दी से बता दो, ये कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? ये दोनों प्रोनाउन है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ। अब पुट समथिंग ऑन, ये जो है हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। पुट समथिंग ऑन, ठीक है, सॉरी, पुट समथिंग इन, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है पुट समथिंग इन, यानी कि इसका मतलब होता है टू गिव टाइम, टू गिव टाइम, समय देना या समय को इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे पुट हिज होल लाइफ इन द वर्क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल डिसीजंस, एनी हाउ, सम हाउ, फॉर एवर, हाउ एवर। ओ, तो यहाँ पे ऑल डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसुअस। अब इसका मीनिंग मुझे आप क्या करके दिखाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये क्वेश्चन में बता देगा। एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरीके से, कोई भी, विद एनी मीन्स। समहाउ का मतलब होता है किसी तरीके से, ये नेगेटिव शो करता है, पॉजिटिविटी शो करता है। फॉर एवर हमेशा, हाउएवर हालांकि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हाइफनेटेड आपका एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो यहाँ पे जो है कुमार डैश बॉय, सबसे पहले तो कोई एक लड़का है, अननोन, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा तो सीधी सी बात, आर्टिकल द वाला जो है वो तो हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। तो 17 ईयर ओल्ड, यहाँ पे जो है ये हो नहीं सकता क्योंकि हाइपन लगा है, तो प्लरल नाउन का यूज नहीं होगा, सिंगुलर नाउन का यूज होगा। एज्ड वर्ड यूज नहीं होता है एज बताने के लिए, ओल्ड का यूज किया जाता है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। शी इज ब्यूटीफुल, ब्रेव। अब किसी एक कंजंक्शन का यूज करना है, देखो ये भी उसकी एक क्वालिटी है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है? एडजेक्टिव। सेम एडजेक्टिव है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं शी की। तो सीधी सी बात है, दो एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए हमें एंड का काम यूज करते हैं। अगर डिफरेंट क्वालिटीज होती तो बट का यूज करते, ठीक है। चलिए, गांधी जी विल डैश इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। अब इन सभी फ्रेजल वर्ब्स आ गए हैं हमारे। इन सभी फ्रेजल वर्ब्स का अगर हमें मीनिंग पता है तो हम इजीली इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो गो बाय का मतलब होता है, गो बाय का मतलब होता है टू गाइड, टू बी गाइडेड बाय समथिंग, या टू पास। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि कोई चीज जब जारी रहती है। गो बाय का मतलब होता है कोई चीज गुजर जाती है पास से तो हम गो बाय का यूज करते हैं। गो ऑन का मतलब कोई चीज, भाई जैसे द मूविंग इज गोइंग ऑन, यानी कि वो जो मूवी है वो कंटिन्यूअसली है, कंटिन्यूअस है, जारी है। गो डाउन का मतलब होता है रिकॉर्डेड, यानी कि किसी भी चीज को लिख लेना, राइट डाउन कर लेना, गो डाउन होता है। और गो थ्रू का मतलब होता है जब हम किसी चीज से सफर करते हैं, या तो सफर करना, या गो थ्रू का मतलब होता है एग्जामिन करना, एग्जामिन, ठीक है।
किसी चीज की जांच पड़ताल करना। तो सीधी सी बात है, इन सभी में जो सबसे जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड। चलिए जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। ऑल द एप्लीकेशंस sorry, all the applicants dash and the result will be announced next week। अब अप्लीकेंट ने तो कोई काम नहीं किया है, अप्लीकेंट को रैंक किया जाना है। और दूसरा हम देखें एंड के बाद किसका यूज किया गया है, हमारा पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। तो पैसिव वॉइस का यूज किया जाया है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट कोई भी काम नहीं कर रहे, उनको चूज किया जाना है, यानी कि इससे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, पैसिव का ही यूज करेंगे। और पैसिव यहाँ पे किस ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। टेक्निकली आप सभी चीजों को देखेंगे ना और सभी चीजों को सोचने की कोशिश करेंगे, तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी तक मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं है जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल या इतना ज्यादा है कि आपने आज तक पढ़ा ना हो। सभी कॉन्सेप्ट ऐसे ही होते हैं जो पेपर में आपके पढ़े हुए ही आते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी हैबिट में आ जाएगा आपको क्वेश्चन को पहचानना कैसे है। तो इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश वन टॉपिक। अब प्रॉपरली उसने स्पेस आउट, प्रॉपरली अपनी स्पीच नहीं दी है। अब वो एक ही टॉपिक पे बोला जा रहा है, तो बेसिकली उस पर स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, तो एम्फेसाइज कर रहा है, तो स्ट्रेसिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अवॉइडिंग, डिवोटिंग या डिक्राइंग यहाँ पे ऑप्शन से जो है सटीक नहीं बैठते हैं। टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड, एंजॉयड क्या, एंजॉयड व्हाट, एंजॉयड व्हाट, व्हाट का आंसर क्या होता है, व्हाट का आंसर किस में आता है, एक ऑब्जेक्ट में आता है। अब ऑब्जेक्ट में क्या आता है, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। अब नाउन आता है तो सीधी सी बात है, नाउन आएगा तो भाई एंजॉय के बाद नाउन के रूप में हम वर्ब, अगर वर्ब की बात करें तो दो का यूज कर सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं इन्फिनेटिव का यूज, ठीक है, और या हम कर सकते हैं जेरेंड का यूज। अब ये इन्फिनेटिव क्या होती है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जेरेंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन में है, वन बी और टू बी, बाकी तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, 57 में आंसर टू वॉच आएगा या वॉचिंग आएगा। अब जो एंजॉय है, एंजॉय के बाद हमेशा याद रखना किसका यूज किया जाता है, जेरेंड का यूज किया जाता है। यानी कि एंजॉय के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कुछ वर्ब्स होती हैं डिफाइंड होती हैं, जैसे लव है, लाइक है, इनके बाद लव, लाइक, एंजॉय, इनके बाद हमेशा जेरेंड का यूज किया जाता है। यानी कि इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉचिंग। ठीक है, चलिए। A dash of Japanese artist stepped off the coach amidst a warm welcome। तो यहाँ पे जो जापानीज आर्टिस्ट का एक ग्रुप आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं और कुछ कलेक्टिव नाउन दे रखे हैं। अब ट्रूप जो होता है ये होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, अगर मैं इस ट्रूप की बात करूं, ये ट्रूप है और ये भी ट्रूप है, ये दोनों होमोनिम्स हैं। होमोनिम्स क्या होते हैं, जिनकी सेम साउंड होती है लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है। अब इस ट्रूप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, बैंड का मतलब क्या होता है, बैंड अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। ठीक है, और गैंग का होता है ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स या फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। टुडे, तो यहां पे एक आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। सभी का मीनिंग बता दिया तो सीधी सी बात है, आपने पहचान लिया होगा। टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकंसाइल्ड डैश विथ थिंग्स आर चेंजिंग। अब बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया गया, रिकंसाइल किया गया। ठीक है, रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, टू मेक वन सेल्फ नो लॉन्गर अपोज्ड। ठीक है, जो सिखाया जाना, तो रिकंसाइल के बाद हमेशा विद प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है,
रामप्पा डैश एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल अज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। अब यहाँ पे है ना, रामप्पा खुद ने कोई काम नहीं किया है, रामप्पा इलेक्ट नहीं कर रहा है, इलेक्टेड नहीं हुआ है, यहाँ पे उसको इलेक्ट किया गया है। इलेक्ट किया गया है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज होगा, और पैसिव वॉइस किस में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो है आपके आज की वीडियो के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है मेरे भाई, पक्का लाइक कर दो और कमेंट कर दो प्रेजेंट सर का, और शेयर कर दो। ये इस तरह की जो वीडियोस हैं ये आपको मिलती रहेंगी, आप रेगुलरली मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा। और इस तरह के ग्रामर के कंसेप्ट्स अगर आप अपने क्लियर करना चाहते हैं तो 1 तारीख से मैं बैच शुरू कर रहा हूँ ग्रामर का, स्पेशल ग्रामर बैच, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।